नमस्कार सभी को। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कक्षा 12 इतिहास की ऑनलाइन क्लास में। कक्षा 12 इतिहास जो कि इस साल सत्र 2021-22 और न्यू पैटर्न जिसमें जो है पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो 70% सिलेबस जो आपका आ रहा है और 30% है वो कट चुका है। तो जो 70% सिलेबस जो इस सत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है उसमें जो 8 या 9 पार्ट है उस उन्हीं 8-9 पार्ट के अंतर्गत जो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन है वो इस बार जो आएंगे परीक्षा पैटर्न के अकॉर्डिंग मल्टीपल चॉइस आएंगे, यानी कि बहुविकल्पात्मक प्रश्न आएंगे। तो वो हम बहुविकल्पात्मक प्रश्न है जो पार्ट ईटे मन के और अस्थियां पहला पार्ट है, उसमें जो प्रश्न है हमारे आ रहे हैं वो हम देख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर वाइज है उसके अंदर हेडिंग डाली हुई है, तो उसी पार्ट से संबंधित वो प्रश्न उत्तर लिए गए हैं। तो पहला प्रश्न हमारा जो है सिंधु सभ्यता से है। तो सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए आयताकार, वर्गाकार, वृत्ताकार या फिर त्रिभुजाकार। तो यहाँ पे उत्तर है त्रिभुजाकार। ठीक है, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल है वो त्रिभुजाकार था। नेक्स्ट प्रश्न है कि सैंधव सभ्यता से संबंधित स्थल जो चनहुदड़ो है उसकी सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो यहाँ पर ऑप्शन है H.G. मजुमदार ने, R.C. मजुमदार ने, N.G. मजुमदार ने या R.G. मजुमदार ने। तो हमारा उत्तर है N.G. मजुमदार ने जो है इसकी खोज की थी चनहुदड़ो। चनहुदड़ो आपको ध्यान होगा, चनहुदड़ो में जहाँ पे जो है मन के बनाने के का कारखाना है वो मौजूद था। अश्व होने का साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर ऑप्शन है लोथल हड़प्पा बनावली, लोथल सुरकोटड़ा, लोथल बनावली या फिर रोपड़। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा उत्तर होगा लोथल सुरकोटड़ा। ठीक है, फिर हमारा प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया संस्कृति की देन थी, ये कथन किसका था? व्हीलर का, गार्डन का, उपयुक्त दोनों का या उपयुक्त में से दोनों में से कोई नहीं। तो यहाँ पर उत्तर है हमारा कि उपयुक्त दोनों, यानी कि जो है ये व्हीलर और गार्डन दोनों ने ही इस बारे में अपने जो है मत है वो दिए थे। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा कथन है जहाँ से हल चलाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है कि रंगपुर, हड़प्पा, जो है आलमगीरपुर या फिर कालीबंगा। तो यहाँ पर हमारा उत्तर आता है कालीबंगा, जो कि जहाँ से जो है हल चलाने के साक्ष्य है वो प्राप्त हुए हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि पंजाब में हड़प्पा के अतिरिक्त किस स्थान से सैंधव सभ्यता के प्राचीन अवशेष है वो प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन है रहमान ढेरी, सरायखिला, जलीलपुर या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो है आंसर हमारा होगा जो उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी से तात्पर्य है जो ऊपर हमारे ऑप्शन है वो सब इसके अंदर सम्मिलित किए गए हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि सैंधव सभ्यता के उत्खनन में प्राप्त अनेक बाटों में सबसे छोटे बाट का वजन कितना है या वजन है? तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना, सैंधव सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जा रही है, और सिंधु घाटी सभ्यता यानी सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी इसे जाना जाता है, हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो ये वही सभ्यता है, और इसमें जो बाट वगैरह हमें प्राप्त हुए हैं तो उन बाटों में सबसे छोटे बाट का वजन है वो कितना पूछा गया है? तो 10 ग्राम, 12 ग्राम, 13 ग्राम या 13.64 ग्राम। तो हमारा आंसर है 13.64 ग्राम। फिर नेक्स्ट प्रश्न है हड़प्पा लिपि से सर्वाधिक साम्य रखती है खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि, द्रविड़ लिपि या देवनागरी लिपि। तो यह 4 ऑप्शन है, हमें आंसर ढूंढना है। तो आंसर हमारा है जो है द्रविड़ लिपि है वो हड़प्पा लिपि की जो है इससे साम्य रखती है या इसके बराबर लगती है। हालांकि आपको ध्यान होगा हड़प्पा लिपि को आज तक भी पढ़ा नहीं गया है, ये एक चित्रात्मक लिपि है जो कि द्रविड़ लिपि जैसी है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल जो कि धोलावीरा, जो कि गुजरात के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना क्योंकि मानचित्र आते हैं उसमें भरना होता है। तो धोलावीरा प्रकाश में आया था, यानी कि कब उसे खोजा गया था धोलावीरा को? तो यहाँ समय दिया गया है, पहला है 1946-47 ईस्वी में, 1961-62 ईस्वी में, 1971-72 ईस्वी में या फिर 1991 ईस्वी में, यानी 1990-91 में। तो हमारा आंसर होगा 1990-91 के अंदर धोलावीरा को खोजा गया था, जो कि गुजरात के अंदर है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है हड़प्पा किस नदी पर अवस्थित है? अवस्थित से तात्पर्य है यानी मौजूद है। ठीक है, हड़प्पा कहाँ पर मौजूद है या कौन सी नदी पर स्थित है? तो रावी, सिंधु, भोगवा या फिर सतलज। तो यहाँ पर हमारा आंसर होता है रावी नदी जो है
यहाँ पर रावी नदी है वहाँ, जो कि जहाँ पे हड़प्पा स्थित है। तो ये आपको ध्यान ही होगा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो कि प्रमुख रूप से जो माने गए स्थान थे। मोहनजोदड़ो तो सिंधु घाटी सभ्यता का जाना माना शहर था और यहाँ पे बहुत सारे मृतकों की हड्डियाँ हैं वो प्राप्त हुई थी, जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ भी यही होता है। और हड़प्पा जो कि ग्रामीण बस्ती वाला इलाका था, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा फेमस था, तो इस आधार पर हड़प्पा के आसपास जो क्षेत्र प्राप्त हुए हैं उन्हें हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, और वहीं बाकी पूरी सभ्यता को सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि चित्राक्षर लिपि किस काल की है? तो सैंधव काल, वैदिक काल, मौर्य काल या इनमें से कोई नहीं है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि चित्रात्मक लिपि जो कि सैंधव काल की, सैंधव काल से तात्पर्य सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय माना गया है उसे सैंधव काल कहा जाता है। तो ये तो आपको ध्यान ही होगा कि चित्राक्षर लिपि यानी चित्र रूप में है उसे बनाया गया है अक्षर, इसीलिए इसे पहचानने में जो है अलग अलग लोगों ने या अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। तो इस आधार पर इस लिपि को आज तक भी नहीं पढ़ा गया है, इसीलिए इसे रहस्यमय लिपि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी चनहुदड़ो, लोथल, हिसार, बनवाली या वही बनावली। ये जो बनवाली लिखा है आप यहाँ पे बनावली कर सकते हैं क्योंकि ये गलत छपा हुआ है। इसके साथ ही हड़प्पा मोहनजोदड़ो, और डी हमारा ऑप्शन है हड़प्पा कालीबंगा। तो देखिए यहाँ पर हड़प्पा मोहनजोदड़ो है जो हमारा उत्तर है, कि जो कि संयुक्त राजधानी है, क्योंकि ये दोनों ही मेन प्लेस थे। ये शहरी इलाका था, यानी काफ़ी ये यहाँ पे नगर नियोजन काफ़ी सुंदर था, और हड़प्पा ये वो स्थान था जहाँ पे बहुत सारे कारखाने या स्थान मतलब यहाँ पे मन के बनाने के या ऐसे छोटे छोटे अनेक प्रकार के कारखाने हड़प्पा के अंदर मौजूद थे। इसलिए ये जुड़वा राजधानी, ऐसा विद्वान मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से ये दोनों इलाकों में राजधानियाँ मौजूद रही होगी, यहाँ से सारी प्रशासनिक व्यवस्था को देखा जाता होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न हमारा जो है पाठ नंबर 2 है राजा, किसान और नगर, और इसमें यहाँ पे प्रश्न है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में राजतंत्र थे, यानी राजतंत्रात्मक व्यवस्था यानी शासक के माध्यम से व्यवस्था चलती थी। अंग मगध, तो ऑप्शन दिए गए अंग मगध वत्सवज्जी, सेकंड ऑप्शन है कौशल चेदी काशीवज्जी, अंग मगध कुरुमतल, और चौथा ऑप्शन है अंग मगध काशी कौशल। तो यहाँ पर हमारा जो है ऑप्शन होगा जो है सेकंड ऑप्शन, जो कि अंग मगध फर्स्ट ऑप्शन है हमारा अंग मगध वत्स और वज्जी, जहाँ पर राजतंत्र मौजूद थे, यानी राजतंत्रात्मक व्यवस्था मौजूद थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र यानी वर्तमान पटना जिसे हम कह सकते हैं नामक नगर की स्थापना जो है की गई थी, बिंबिसार के द्वारा, अजातशत्रु के द्वारा, उदयभद्र के द्वारा या मुंडक द्वारा। तो यहाँ पे हमारा आंसर आता है अजातशत्रु के द्वारा पाटलिपुत्र की स्थापना है वो की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि गंधार महाजनपद की राजधानी थी। तो गंधार महाजनपद की राजधानी जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं पटना, महिष्मती, हाटक या तक्षशिला। तो यहाँ पर आंसर हमारा होगा, क्योंकि गंधार है जो वो कश्मीर से ऊपर का इलाका है, और ये 16 महाजनपदों में से एक कह सकते हैं प्रमुख प्रदेश महाजनपद था, और इसमें तक्षशिला उसकी राजधानी थी। फिर नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु सभ्यता के निवासी किस देवता के उपासक थे? तो यहाँ पर इंद्र, शिव, विष्णु, अग्नि। तो यहाँ पर हमारा आंसर आता है भगवान शिव के उपासक थे सिंधु सभ्यता के निवासी। फिर है ऋग्वेद की रचना का समय माना जाता है, या ऋग्वेद की रचना कब हुई थी? तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं 800 से 600 ईस्वी पूर्व में, सेकंड ऑप्शन है 600 से 200 ईस्वी पूर्व में, तीसरा ऑप्शन है जो है 1000 से 800 ईस्वी पूर्व में, या फिर चौथा ऑप्शन है 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व में। तो ये तो आपको ध्यान ही होगा कि ऋग्वेद है वो 4 वेदों में सबसे प्राचीन या पुराना वेद माना जाता है, सबसे प्राचीन वेद माना जाता है, और इसकी जो समयकाल इसका माना जाता है इसकी रचना काल का, तो वो 1000 से जो है 800 ईस्वी पूर्व का माना जाता है। हमारा ऑप्शन जो है सी इसका माना जाता है। फिर है यहाँ पे प्रश्न फिर पूछा गया कि ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त है? सूक्त से तात्पर्य होता है अध्याय। ठीक है, कि ऋग्वेद में कुल कितने अध्याय कह सकते हैं या श्लोक कह सकते हैं, तो कितने सूक्त है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया 1028 सूक्त, 1050 सूक्त, 1000 सूक्त या 870। तो हमारा उत्तर यहाँ पर होता है 1028 सूक्त है वो ऋग्वेद के अंदर मौजूद है। फिर जो है प्रश्न है कि
संलेखन किससे संबंधित है? देखिए संलेखन ये आपने जाना होगा। संलेखन है वो संथारा जिसे हम कहते हैं, जैन धर्म की एक प्रक्रिया मानी जाती है। संथारा की प्रक्रिया होती है जिसमें व्यक्ति यानी जो ऋषि मुनि या जो भी साधु संत या जो है स्व इच्छा मृत्यु जिसे हम कह सकते हैं, तो ये संथारा संलेखन है कि इसमें व्यक्ति बुढ़ापे के करीब होता है या जो सांसारिक मोहवृत्ति से उसको छुटकारा पाना होता है, तो ऐसे में स्वयं ही खाना पीना वगैरह त्याग देता है और उसके बाद है धीरे धीरे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो इसे संथारा पद्धति कहते हैं। तो संलेखन कौन से धर्म से संबंधित है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है वैदिक धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से या फिर शाक्त धर्म से। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा होगा जैन धर्म से जो है संलेखन की प्रक्रिया है वो जोड़ी गई है। फिर हमारा प्रश्न है कि पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर ने जो है 5वां कौन सा महाव्रत जोड़ा था? तो यहाँ पर जो है भगवान महावीर जो है इन्होंने ब्रह्मचर्य, यहाँ ऑप्शन आ रहा है कि ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, और तो भगवान महावीर ने जो जोड़ा था उसमें ब्रह्मचर्य को जोड़ा था, क्योंकि आपको पता होगा 4 जो है पार्श्वनाथ द्वारा कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह है, और 5वां है वो भगवान महावीर ने जोड़ दिया था जिसे ब्रह्मचर्य का नाम दिया गया है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? महाकश्यप, सर्वकामनी, मोगलीपुत्र, तिस्य या वसुमती? तो यहाँ पर आंसर हमारा आता है सर्वकामनी। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उपसंपदा, धर्मचक्र प्रवर्तन, सूत या फिर उपासक? तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने की प्रक्रिया है वो उपसंपदा कहलाती है। उपसंपदा से तात्पर्य गुरु के माध्यम से दीक्षा लेना और शिष्य बन जाना, और इसमें जो बौद्ध धर्म के बौद्ध संघ में जो सम्मिलित होता था उसमें मिनिमम आयु भी निर्धारित होती थी 20 ईयर की, 20 साल तक 20 साल मतलब उम्र होना जरूरी था। तो ये उपसंपदा कहलाती थी, यानी वही दीक्षा जिसे हम कह सकते हैं, और गुरु शिष्य परंपरा के आधार पे तो फिर इसमें बौद्ध संघ में प्रविष्ट हो सकता था व्यक्ति। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ पर स्थित था? तो यहाँ पे हमें सिचुएशन बतानी है, लोकेशन बतानी है कि वर्तमान उत्तरी उड़ीसा में, वर्तमान पूर्वी उड़ीसा में, वर्तमान पश्चिमी उड़ीसा में या फिर वर्तमान दक्षिणी उड़ीसा के अंदर। तो कलिंग राज्य जिसमें अशोक के समय में कलिंग का युद्ध हुआ था, ये भी आपको ध्यान होगा। तो यहाँ पे हमारा उत्तर ढूंढना है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर है वर्तमान दक्षिणी उड़ीसा के अंतर्गत जो है कलिंग राज्य है वो स्थित था। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य प्रमुख रूप से विभक्त था, यानी जो है कितनी जो कितने प्रांतों के अंदर विभक्त था? तो 4 प्रांतों में ऑप्शन है, फिर दूसरा ऑप्शन है 2 प्रांतों में, तीसरा 5 प्रांतों में, 8 प्रांतों में। तो यहाँ पे ये है 5 प्रांतों के अंतर्गत है मौर्य साम्राज्य विभक्तता है, क्योंकि मौर्य साम्राज्य आपको ध्यान होगा अगर आपने पढ़ा है तो कि काफ़ी विशाल साम्राज्य था, और दक्षिण का कुछ हिस्सा ही छूटा हुआ था, बल्कि उत्तर का पूरा हिस्सा मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत सम्मिलित था। तो ऐसे में मौर्य साम्राज्य की सुदूर इलाकों तक भी व्यवस्था बनी रहे, तो इसलिए उसे 5 प्रांतों के अंतर्गत विभाजित कर दिया गया था, जिससे उसकी व्यवस्था है वो रेगुलर और सही रूप से प्रशासनिक ढांचा है वो चलता रहता था। फिर क्वेश्चन जो है चैप्टर नंबर 3 है हमारा बंधुत्व, जाति और वर्ग, उससे संबंधित क्वेश्चन है हमारे कि प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम है। तो यहाँ ऑप्शन दिए गए महाभारत, सेकंड ऑप्शन है ऋग्वेद, थर्ड ऑप्शन है मनुस्मृति, और चौथा ऑप्शन है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होता है कि प्रसिद्ध महाकाव्य जो कि भारत का महाकाव्य है तो हमारा महाभारत है, ये भी ध्यान रखना है। दूसरा महाकाव्य रामायण है, तो ये आंसर है इसका। फिर है महाभारत की लगभग कितने वर्ष पहले रचना हुई थी? तो यहाँ पर बताया गया ऑप्शन के ऑप्शन ए में है 100 वर्ष, फिर 50 वर्ष, फिर 1000 वर्ष और फिर 500 वर्ष। तो आंसर होगा कि महाभारत का जो है रचना काल है वो आज से 1000 वर्ष पूर्व माना जाता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण से संबंधित एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना की जिस वर्ष शुरुआत हुई थी वह थी, यानी कि वह कौन सा वर्ष था या समय माना गया। तो यहाँ पे महाभारत को समझने के लिए जो है वीएस वाकणकर थे, उन्होंने एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की गई थी, और ये एक इंडिया लेवल की परियोजना थी जहाँ से जगह जगह से महाभारत के अंश है वो जुटाए गए थे, और उसकी सत्यता को प्रमाणित करने के लिए संस्करण तैयार किया गया था। तो इसका समय जो माना जाता है, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऑप्शन में 1919 ईस्वी है, 1717 ईस्वी है, 1616 ईस्वी है। तो एक ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा 1919 ईस्वी, ठीक है, जिसमें वीएस वाकणकर ने ये कार्य है वो अपनी टीम वर्क था, ये एक जिन्होंने अपने साथियों के साथ इसे
शुरू किया था। तो ये आगे शायद क्वेश्चन भी आएगा आपका। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से दो सर्वाधिक लोकप्रिय स्मृतियां हैं मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति, या फिर सेकंड ऑप्शन है नारद स्मृति और पराशर स्मृति, तीसरा ऑप्शन है परसराय स्मृति और हनुमान स्मृति, और चौथा ऑप्शन है विष्णु स्मृति और शैव स्मृति। चूंकि आपने पाठ पढ़ा होगा और इस पाठ के अनुसार जो सबसे फेमस या सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त लोकप्रिय स्मृतियां हैं मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति। तो इनके माध्यम से जो लिखा गया जो है जितने भी नियम वगैरह समाज के नियम, आदर्श जीविका के नियम या सभी प्रकार के नियम हैं वो मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार है, वो मान्य है, और इसी को हम जो है आज भी इन्हीं को फॉलो किया जाता है। फिर प्रश्न है कि इतिहासकारों के मतानुसार महाकाव्य में जो जानकारी मिलती है अधिकांशतः संबंधित है ऋग्वेदिक काल से, सेकंड ऑप्शन है वैदिक काल से, तीसरा मौर्य काल से, चौथा इनमें से कोई नहीं, तो हमारा आंसर होगा वैदिक काल से संबंधित जानकारी मिलती है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि कुरु अर्थात कौर कबीले का उदय किन दो बड़े कबीलों के संयुक्त होने पर हुआ था? भरत और द्विहु, भरत और कुरु, यदु और तुर्वस, यदु और पुरु। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा होगा भरत और जो है कुरु। ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ क्या होता है? राजा, सेकंड ऑप्शन है लड़ाकू, तीसरा ऑप्शन है रक्षक, या चौथा ऑप्शन है राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होना। तो यहाँ पर क्षत्रिय शब्द का अर्थ होता है राज्य या क्षेत्र के ऊपर अधिकार करना, यानी जो क्षत्रिय होते थे उनके पास जो क्षेत्र होते थे और उस पर उनका अधिकार हुआ करता था। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कुरुओं की राजधानी के रूप में उल्लेखित किए गए जो है स्थान है हस्तिनापुर है, इंद्रप्रस्थ है, जो है इशुकर है, या इक्ष्वाकुर है, या इन सभी के ऑप्शन आएंगे। तो यहाँ पर जो है सभी ऑप्शन है वो इसमें आएंगे। फिर प्रश्न है कि पुराणों के अनुसार पांडवों के वंशज नीचक्षु ने हस्तिनापुर की बाढ़ों में बह जाने के बाद अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? यानी हस्तिनापुर जो है बाढ़ के कारण बह गया था तो उसने अपनी नई राजधानी बनाई थी। तो यहाँ ऑप्शन है कि पहला ऑप्शन श्रावस्ती, सेकंड ऑप्शन वैशाली, तीसरा ऑप्शन कौशाम्बी, और चौथा जो है ऑप्शन है वो साकेत है। तो हमारा उत्तर होगा कौशाम्बी सी। ठीक है, जहाँ पे राजधानी बनाई गई थी। फिर है महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को कहा गया है? पुरुवंश है, सेकंड ऑप्शन तुर्वस, तीसरा यदु, और चौथा है सभी। तो यहाँ पे उत्तर होगा यदु वंश है वो माना गया है। फिर निम्न में से कौन सा नगर पांडवों के द्वारा बनाया गया माना जाता है? तो जो है इसमें ऑप्शन दिया गया हस्तिनापुर, सेकंड ऑप्शन इंद्रप्रस्थ, तीसरा कौशाम्बी, चौथा श्रावस्ती। तो आपको ध्यान होगा कि इंद्रप्रस्थ जो कि पांडवों ने जो है इसको बनाया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभारत विश्व का सबसे लंबा महाकाव्य है, इसमें कुल कितने पर्व हैं? पर्व यानी अध्याय कह सकते हैं हम। तो यहाँ पे ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी जो है 19, और ऑप्शन डी अगर माने तो 8 पर्व है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा 18 पर्व, यानी महाभारत के अंतर्गत 18 अध्याय हैं वो सम्मिलित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पांडु की पत्नी का नाम क्या था? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कुंती, बी ऑप्शन है अंबारिका, सी ऑप्शन है सत्यव्रती, और चौथा ऑप्शन है लोपा। तो ये आपको ध्यान होगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन बनता है कुंती। ठीक है, जो कि पांडु की पत्नी थी। हालांकि पांडु की 2 पत्नियां थी, एक कुंती और दूसरी माद्री, जो कि पांडु के साथ है। माद्री तो है वो सती हो गई थी जब उसकी असामयिक मृत्यु हो गई थी, और कुंती है उन्होंने 5 पुत्रों को जो है पालन पोषण करके बड़ा किया था। तो ये पहली पत्नी थी, जिसे प्रथा भी कहा जाता है, कुंती भी कहा जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट जो है चैप्टर है यात्रियों के नज़रिए, जो कि चैप्टर नंबर 5 है। आपने चैप्टर को पढ़ा होगा। तो इब्न बतूता है, फ्रांसवा बर्नियर है, और अल बिरूनी है। तो उनसे संबंधित ये चैप्टर है। तो यहाँ पे प्रश्न है हमारा कि अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की जिन 2 चीज़ों को असामान्य माना, तो वो चीज़ें हैं पहला ऑप्शन है दूध और अंडे, दूसरा ऑप्शन नारियल तथा पान, तीसरा पपीता तथा टमाटर, और चौथा है खरबूजा तथा तरबूजा। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन जो बन रहा है अनेक से तात्पर्य है, यहाँ पे हमारा अगर देखा जाए तो सीधा इब्न बतूता बन जाता है। ठीक है, इब्न बतूता, जिसने नारियल और पान को देखकर उसे बड़ा विचित्र लगा था, क्योंकि वो मोरक्को का निवासी था और वहाँ पे इस प्रकार के जो है नारियल और पान नहीं होता था। तो यहाँ पे नारियल और पान है वो उनके लिए अनोखी वस्तु हो गई थी।
नेक्स्ट प्रश्न है कि अल-बिरूनी भारत में किस शताब्दी में आया था। तो यहाँ ऑप्शन है 11वीं, फिर 12वीं, सॉरी 10वीं, फिर सी ऑप्शन है 14वीं और डी ऑप्शन है 17वीं। तो अल-बिरूनी जो है भारत आया था 11वीं शताब्दी के अंतर्गत। ठीक है, 11वीं शताब्दी यानी कि ये मोहम्मद गजनवी का शासनकाल माना जाता है और ये गजनी के शासक के समय में ही जो है भारत में यात्रा मतलब उसने की थी। तो ये 11वीं शताब्दी का समय है वो माना जाता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। फिर है चौथा प्रश्न है या सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है इब्न बतूता की भारत यात्रा को किस शताब्दी से संबंधित माना जाता है। तो इब्न बतूता जो कि मोरक्को का निवासी था, 11वीं शताब्दी, फिर 12वीं शताब्दी, फिर 14वीं शताब्दी, फिर 13वीं शताब्दी। तो यहाँ पे हमारा आंसर है 14वीं शताब्दी से संबंधित माना जाता है। फिर इब्न बतूता जिस देश से आया था उसका नाम था। तो इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। हालांकि ऑप्शन है उज्बेकिस्तान है, हेरात है और पुर्तगाल है। तो हमारा ऑप्शन है, याद रखना है, मोरक्को एक छोटा सा देश है अफ्रीका का, वहाँ से इब्न बतूता भारत की यात्रा पर आया था। फ्रांसवा बर्नियर जिस देश से आया था उसका नाम था। तो ये फ्रांसवा बर्नियर चूँकि यूरोप का था, यानी महाद्वीप यूरोप था, उसका एक छोटा सा देश था। अगर आप देखें ऑप्शन में मिल जाएगा आपको कि जो ऑप्शन है पुर्तगाल, फिर फ्रांस, फिर इंग्लैंड, फिर स्पेन। तो फ्रांसवा बर्नियर, चूँकि अगर आप नाम से ही देखेंगे तो आपका आधा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा, क्योंकि फ्रांसवा बर्नियर नाम से ही पता चल रहा है फ्रांस। ठीक है, तो बर्नियर और फ्रांस का निवासी था, इसलिए इसका नाम है वो फ्रांसवा बर्नियर पड़ गया था। तो ये फ्रांस से आया था। फिर प्रश्न है कि फ्रांसवा बर्नियर भारत में जिस शताब्दी में आया था वह कौन सी शताब्दी मानी जाती है। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है 17वीं, फिर 19वीं, फिर 18वीं, फिर 15वीं। तो हमारा उत्तर होगा 17वीं शताब्दी में फ्रांसवा बर्नियर है, उसने भारत की यात्रा की थी। ये जो है शाहजहाँ के पुत्र दारा शिकोह का इलाज करने के लिए आया था। ये पेशे से चिकित्सक था और इसने यहाँ पर काफ़ी 12 साल का समय उसने भारत के अंदर गुजारा था और इसने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। तो ये भी प्रश्न है वो पूछा जाता है कि ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये किसका ग्रंथ है। तो फ्रांसवा बर्नियर का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, फिर है अल-बिरूनी का जन्म ख्वारिज़म में हुआ था। ठीक है, अब ख्वारिज़म में कब हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया 893 ईस्वी में, 993 ईस्वी में, 1073 ईस्वी में, सॉरी 873 ईस्वी में, 973 ईस्वी में, 1073 ईस्वी में या फिर 999 ईस्वी में। तो अल-बिरूनी का जन्म है ख्वारिज़म में हुआ था 973 ईस्वी के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि 17वीं शताब्दी में निम्न में से कौन सा यूरोपीय यात्री भारतीय उपमहाद्वीप में आया था। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए अल-बिरूनी, बी इब्न बतूता, सी अबुल फजल और डी जो है फ्रांसवा बर्नियर। तो चूंकि आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे यूरोपीय यात्री पूछा गया है, तो यूरोप का यात्री अगर हम देखें तो ये तो जो है उज्बेकिस्तान का था, ये मोरक्को का था और ये भारत का ही था। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो है फ्रांसवा बर्नियर था। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रश्न कि अल-बिरूनी जिन भाषाओं का ज्ञाता था उनमें सम्मिलित थी। तो अल-बिरूनी को बहुत सारी भाषाएं आती थी। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है सीरियाई और फारसी, हिब्रू और संस्कृत। केवल क बिंदु सही है या फिर ऑप्शन डी है कि क और ख दोनों ही बिंदु सही है। तो हमारा ऑप्शन डी राइट होगा, क्योंकि अल-बिरूनी को सीरियाई भी आती थी, फारसी भी आती थी, हिब्रू भी आती थी और संस्कृत भी वो यहाँ पर सीख गया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट अल-बिरूनी जिस भाषा का जानकार नहीं था उसका नाम था। तो जब शुरुआती दौर में अल-बिरूनी भारत आया था तो उसे जो है भाषा नहीं आती थी। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सी भाषा नहीं आती थी। यहाँ पे सॉरी यहाँ पूछा गया था कौन सी भाषा का जानकार नहीं था। तो यूनानी भाषा, हिब्रू भाषा, सी सीरियाई भाषा और डी है संस्कृत भाषा। तो उसे यूनानी भाषा का ज्ञान नहीं था। हालांकि उसे संस्कृत भी नहीं आती थी, लेकिन भारत में उसने लंबा समय गुजारा था और उसने भारतीय ब्राह्मणों से संस्कृत है वो अच्छे से सीख ली थी और संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद उसने अरबी भाषा के अंतर्गत भी किया था। सुल्तान महमूद की राजधानी का क्या नाम था। सुल्तान महमूद जो कि गजनी का सुल्तान था। ठीक है, और जिसने आपको पता होगा कि इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे और उसका 16वां आक्रमण सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है, जिसमें उसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर, भगवान शिव के मंदिर को लूटा था और यहाँ पे भारी उसने कत्लेआम भी किया था। तो यही, और उसका 17वां आक्रमण जो है पश्चिमी पंजाब का इलाका था, वहाँ पर था। जाटों ने उसका जो है विरोध किया था 16वें आक्रमण के दौरान। जब वो जा रहा था तो उस दौरान फिर 1027 में उसने जाटों के विरुद्ध है वो
आक्रमण किया था और फिर उसने पश्चिमी पंजाब और उसके आसपास के इलाकों को जीत लिया था। और जब अल बिरूनी भारत आया था तो उसने इसी पश्चिमी पंजाब और उसके आसपास के इलाके की यात्रा है वो की थी। तो यहाँ पर सुल्तान महमूद की राजधानी का नाम क्या था? तो चूंकि गजनी आपको याद रखना, हालांकि ऑप्शन दिए गए ख्वारिज़म, गजनी, कंधार और काबुल, तो गजनी का सुल्तान वो था। ठीक है। फिर है अल बिरूनी की कृति किताब उल हिंद जिस भाषा में मूलतः लिखी गई है वह थी। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर बहुत में ऑप्शन याद रखना है। किताब का नाम है उल हिंद। कभी कभी नाम आता है तवारीख हिंद, कभी जो है तारीख हिंद। तो ये उल हिंद है वो अल बिरूनी के द्वारा लिखी गई है। अगर उल हिंद आ जाता है, तारीख हिंद आ जाता है, तवारीख हिंद आता है, तब भी आपको ध्यान रखना अल बिरूनी की कृति है। और ये कौन सी भाषा में लिखी गई है? मूलतः अरबी, संस्कृत, यूनानी या हिब्रू। तो यहाँ पे चूंकि आपको ध्यान रखना अल बिरूनी है वो अरबी भाषा का जानकार मुख्य रूप से था, तो उसने अरबी भाषा में इसको लिखा है। फिर भारत की जिन 3 भाषाओं के ग्रंथों के अरबी भाषा में हुए अनुवादों से अल बिरूनी परिचित था वह थी संस्कृत, पाली और प्राकृत। पहला ऑप्शन है। बी हिंदी, संस्कृत और तमिल। सी हिंदी, उर्दू और संस्कृत। और डी है संस्कृत, तेलुगु और मलयालम। तो जो कि अल बिरूनी परिचित था वह था संस्कृत, पाली और जो है प्राकृत। हमारा ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है भक्ति सूफी परंपराएं, जो कि आपके पाठ का नाम है। और इसमें अलवार और नैनार ये दक्षिण भारतीय संत समुदाय है या भक्ति समुदाय है, जिसमें नैनार भगवान शिव के उपासक है और अलवार है भगवान विष्णु के उपासक थे। तो यहाँ पर कि किन किन का प्रचार किया? तो इष्ट देव के प्रति पूर्ण समर्पण का, बी कठोर तपस्या का, सी जाति व्यवस्था का समर्थन और डी है ज्ञान मार्ग का। तो यहाँ पे चूंकि इष्ट देव यानी भगवान शिव और भगवान विष्णु के उपासक थे, तो इन्होंने इष्ट देव के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रचार किया था और यही उनका जो है ध्येय था। फिर गुरु नानक के बाद पद पर आसीन होने वाले जो गुरु नानक के अन्य शिष्य थे वो कौन थे? तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है गुरु गोविंद सिंह, गुरु अंगद, गुरु अर्जुन देव या फिर गुरु तेग बहादुर। तो चूंकि आपको आंसर दिख ही रहा है कि गुरु अंगद थे, जो कि जिन्होंने गुरु नानक के बाद है जो है पदभार को संभाला था या गुरु बने थे। और गुरु गोविंद सिंह है वो जो है सिख धर्म के जो है 10वें गुरु माने जाते हैं। फिर है सूफी संत का, सूफी पथ का संबंध है हिंदू धर्म से। ऑप्शन बी सिख धर्म से। ऑप्शन सी इस्लाम धर्म से और ऑप्शन डी है ईसाई धर्म से। तो सूफी चूंकि इस्लाम से संबंध है, तो इस्लाम धर्म से जो है इसका संबंध माना जाता है। ठीक है। वीर शैव परंपरा का उद्भव हुआ था। यहाँ पे वीर शैव या लिंगायत जिसे हम कह सकते हैं, तो यहाँ पे कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश और केरला है। तो आपको ध्यान रखना है कि वीर शैव परंपरा जो कि बासवन्ना, ठीक है, बासवन्ना जो है इसके संपादक वो संस्थापक माने जाते हैं। और ये बासवन्ना चूँकि कर्नाटक के थे और इसका उद्भव भी कर्नाटक से हुआ माना जाता है। फिर पद्मावत के रचयिता कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया फणीश्वर नाथ रेणु, बी है मलिक मोहम्मद जायसी, सी कबीर, डी जो है प्रेमचंद। तो पद्मावत जो कि रानी पद्मिनी और जो है उन रानी पद्मिनी के बारे में लिखी गई है पद्मावत, और इसको मलिक मोहम्मद जायसी जो कि एक सूफी जो है संत ही माने जाते हैं, उन्होंने लिखी थी। तो इसके रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी माने जाते हैं। फिर चिश्ती शहर कहाँ पर स्थित था? जैसे चिश्ती समुदाय माना जाता है और ये सूफी संतों का समुदाय माना जाता है। और यहाँ पे अगर आप जानते हैं कि ख्वाजा गरीब नवाब, जिसे जो है सबसे फेमस दरगाह मानी जाती है अजमेर की, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, तो इनका नाम है वो चिश्ती शहर के आधार पे ही इनकी जो है चिश्ती सिलसिला है वो भारत में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहा। तो ये चिश्ती शहर है वो। ऑप्शन दिया गया है कि कहाँ स्थित है, मध्य भारत में, मध्य अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में या तुर्की में। तो हमारा आंसर रहेगा जो है मध्य अफगानिस्तान के अंतर्गत ये शहर मौजूद था। फिर सिलसिला का शाब्दिक अर्थ होता है, सिलसिला यानी शाब्दिक अर्थ होता है तो जंजीर होता है सिलसिला का अर्थ। ठीक है, अब जंजीर कैसे वो भी हम समझ लेते हैं। देखिए ऑप्शन है जंजीर, शेख, सूफी और वंश। तो हमारा ऑप्शन है जंजीर। अब जंजीर से यानी गुरु और शिष्य के मध्य की परंपरा, एक सिलसिला, एक लगाव और एक जो है गुरु अपने शिष्य को जो
देता है, यानी उपदेश के माध्यम से या जो ज्ञान जो साधना, वो ये सिलसिला शब्द है, ये सूफियाना शब्द है और ये इस्लाम से संबंधित माना जाता है। तो इसका अर्थ होता है जंजीर, यानी कि गुरु अपने शिष्य को जो भी देता है ज्ञान वगैरह, शिष्य अपने शिष्य को देता है, फिर वो अपने शिष्य को देता है। तो ये परंपराएं ऐसी ही चलती रहती है। फिर तुर्की मुसलमानों को क्या कहा जाता है? तो जैसे तजाकिस्तान के मुसलमानों को ताजिक कहा जाता है, इसी प्रकार से पारसिक, फिर यमन और फिर तुर्क। तो सीधा आंसर से ही पता चलता है कि तुर्की मुसलमानों को तुर्क के नाम से जाना जाएगा। फिर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन शिव के भक्त होते थे? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया अलवार, बी ऑप्शन है जैन, सी ऑप्शन नैनार और डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पर याद रखना है शिव के भक्त है वो नैनार माने गए। अगर आपको नहीं पहचान में आए अलवार कौन होते थे या जय नैनार कौन होते थे, तो नयन से शब्द ले लेना। नयन यानी त्रिनयन, तीन नयन किसके हैं? भगवान शिव के। तो ये नैनार आपको आसानी से इजी रह जाएगा। और फिर जो है नैनार शब्द अगर शिव से पता चल जाएगा तो अलवार है वो आप ऑटोमेटिकली आपको भगवान विष्णु से संबंधित समझ में आ जाएगा। फिर प्रश्न है कि प्रारंभिक भक्ति आंदोलन लगभग में शुरू हुए थे, तो समय काल बताना है। कि ऑप्शन है कि 5वीं शताब्दी, फिर बी 6ठी शताब्दी, फिर सी 7वीं शताब्दी, फिर डी 8वीं शताब्दी। तो हमारा उत्तर होगा 6ठी शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत है वो मानी जाती है। फिर हमारा चैप्टर नंबर 7 है, जो कि एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। ठीक है, यहाँ पे एक रैन जो है नहीं छपा है। तो देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना है वो की गई थी। तो 14वीं शताब्दी ऑप्शन दिया गया, 13वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी में या 16वीं शताब्दी में। तो विजयनगर दक्षिण का साम्राज्य था और इसकी जो स्थापना का समय माना जाता है या साम्राज्य की स्थापना है वो जो है 14वीं शताब्दी में हुई थी। जैसे कि आपको ध्यान ही होगा 1336। तो अगर हम शताब्दी माने तो 1336 की शताब्दी कौन सी होगी? जो है 14वीं शताब्दी के अंतर्गत विजयनगर की स्थापना हुई थी। फिर विजयनगर पर आक्रमण कर इसे लूटा गया था, यानी विजयनगर को लूटा गया था। कब लूटा गया था? यहाँ ऑप्शन दिया गया है कि ऑप्शन 1 या ए 1365 ईस्वी में, 1565 ईस्वी में, फिर 1465 ईस्वी में या 1265 ईस्वी में। देखिए विजयनगर को जो है लूटा गया था 1565 ईस्वी के अंतर्गत। तालीकोटा का युद्ध हुआ था विजयनगर और अन्य आसपास के जो इस्लामिक राज्य थे, सल्तनत वाले राज्य थे, उन्होंने मिलकर जो है 1565 में विजयनगर के ऊपर संयुक्त सेना के माध्यम से आक्रमण किया था। और फिर तालीकोटा का युद्ध, जिसे अन्य नाम से राक्षसी तांगड़ी के नाम से जाना जाता है, उस युद्ध में विजयनगर को हरा दिया था और फिर विजयनगर की स्थिति बाद में कमज़ोर होती चली गई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि जो है विजयनगर साम्राज्य पूर्णतया विनष्ट हो गया था कब? 17वीं 18वीं शताब्दियों तक, फिर ऑप्शन बी 11वीं 14वीं शताब्दियों तक, ऑप्शन सी 13वीं 14वीं शताब्दियों तक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा 17वीं 18वीं शताब्दियों तक विजयनगर है वो पूरी तरह से धीरे धीरे पूर्णतया समाप्त हो गया, यानी पतन के गर्त में चला गया था। फिर विजयनगर, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि विजयनगर शहर को पूर्णतया ध्वस्त हो जाने के बाद इसे हम्पी नाम से याद रखा गया। ठीक है, हम्पी विजयनगर का दूसरा नाम क्या है? आपको याद रखना है हम्पी। ठीक है, जिस नाम का आविर्भाव स्थानीय देवी के नाम से हुआ उस देवी का क्या नाम था? तो हम्पी, या जिसे कह सकते हैं विजयनगर का दूसरा नाम या विजयनगर की राजधानी हम्पी। तो जो भी है, तो इसका नाम है वो किस स्थानीय देवी के नाम से माना गया है? तो यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि हम ऑप्शन ए हम्पा देवी, बी चंपा देवी, सी पंपा देवी और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम्पी का नाम है वहाँ की स्थानीय देवी पंपा देवी के नाम से रखा गया है। तो उस आधार पे जो है ये शब्द है वो हम्पी प्रचलन में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम्पी के भग्नावशेष एक अभियंता एवं पुराविद जिसका नाम था कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाए गए थे। कॉलिन मैकेंजी, ठीक है, ये एक सर्वेयर जनरल थे और इनका पूरा नाम है मैकेंजी। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ थोड़ा सा गलत छप गया है। तो कॉलिन मैकेंजी ने जो एक अभियंता भी थे, अभियंता यानी इंजीनियर थे, और पुराविद यानी जिन्हें इतिहास से संबंधित प्राचीन चीज़ों के बारे में रुचि थी। तो ये कर्नल थे, फौजी भी थे और मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाए गए थे। यानी कब उन्होंने हम्पी के भग्नावशेष यानी हम्पी शहर की खोज की एक तरह से। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है ए 1700 ईस्वी में, बी 1600 में, सी 2000 में और डी 1800 में। तो हमें याद रखना है कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने 1800 ईस्वी में हम्पी को जो है दुनिया के सामने लाया और उसको एक मान्यता प्राप्त शहर के रूप में बताया।
हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। चूंकि प्रश्न हम पहले ही इसको देख चुके हैं कि पहला प्रश्न है कि हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की थी, तो 1336 ईस्वी के अंतर्गत है। हरिहर और बुक्का ने, ये दोनों भाई थे और उन्होंने मिलकर जो है हम्पी या विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। फिर प्रश्न हमारा है कि विजयनगर शासकों में के जो उड़ीसा के समकालीन राजवंश के नाम थे उनका नाम था। तो यानी कि विजयनगर के शासक और उड़ीसा के शासक, ठीक है, तो उनको किस नाम से जाना जाता था, तो यहाँ पे ऑप्शन ए राजपति, बी गजपति, सी अश्वपति और डी जो है राष्ट्रपति। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि उड़ीसा के समकालीन राजवंश के शासक थे, तो उड़ीसा के शासकों को गजपति के नाम से जाना गया है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि उड़ीसा के अंतर्गत हाथी भी बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते थे और इसी कारण वहाँ के शासक है अपने आप को गजपति माना जाता था, यानी गजपतियों गज या हाथियों के ऊपर उनका अधिकार था। इसी प्रकार से जो सल्तनत काल के जो विजयनगर के आसपास के जो शासक थे, जो कि मुस्लिम शासक या इस्लाम को मानने वाले सुल्तान जो थे, उनको अश्वपति माना जाता था और विजयनगर के शासकों को राय यानी जनता के ऊपर राज करने वाले तो रायपति या राय माना जाता था। होयसलों के राज्य का विकास हुआ था। ऑप्शन दिया गया है कि केरल में, बी महाराष्ट्र में और सी कर्नाटक में और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन होगा कर्नाटक के अंतर्गत होयसल राज्य जो है स्थापित हुआ था। फिर विजयनगर के शासकों ने अपने आप को कहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए राव, बी राज, सी सामंत, डी राय। तो चूंकि अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि विजयनगर के शासक अपने आप को स्वयं को राय कहते थे। राय यानी जो है जनता के ऊपर राज करने वाला या जन सामान्य पर अपना अधिकार रखने वाला। फिर हमारा क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक के समय में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी, बी गयासुद्दीन तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज शाह तुगलक। तो यहाँ पर आपको याद रखना है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। फिर विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक किस वंश के थे, संस्थापक पूछा गया, बिल्कुल भी आप कंफ्यूज ना हो कि संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश या अफगान वंश। तो यहाँ पर संस्थापक पूछा गया है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है संगम वंश, ठीक है। और सबसे ज़्यादा तरक्की किसके समय में की थी, तो यहाँ पर सुलु वंश याद रखना। लेकिन यहाँ पर हमारा प्रश्न संस्थापक, तो यहाँ पे संगम वंश याद रखना, ठीक है। फिर विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक का क्या नाम था, देखिए संस्थापक का नाम क्या था, देवराय प्रथम, कृष्णदेव राय प्रथम, हरिहर और बुक्का या वीर नरसिंह। तो यहाँ पर आपको याद रखना है हरिहर और बुक्का, जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी और ये संगम वंश से संबंधित थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, 1296, बी ऑप्शन है 1310, सी ऑप्शन 1326, डी ऑप्शन 1336। तो बार बार वही उत्तर आ रहा है, 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का मिलकर इन्होंने की थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य किन दो नदियों के दोआब में फला और फूला, यानी दोआबी क्षेत्र था। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया जा रहा है कृष्णा तुंगभद्रा दोआब, बी ऑप्शन कृष्णा गोदावरी दोआब, सी ऑप्शन कृष्णा कावेरी दोआब, डी ऑप्शन गंगा यमुना का दोआब। तो याद रखना विजयनगर साम्राज्य की ये प्रमुख नदियां हैं कृष्णा और तुंगभद्रा का दोआबी क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन होगा कृष्णा तुंगभद्रा दोआब। दोआब यानी कि दो नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र। फिर विजयनगर साम्राज्य का किस साम्राज्य से हमेशा प्रतिस्पर्धा है वो चलती रहती थी या चलती थी, तो किसके साथ चलती थी, तो देखिए दिल्ली सल्तनत से, बी पश्चिमी शक्तियों से, सी बहमनी राज्य से और डी मालवा से। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है बहमनी राज्य जो कि विजयनगर का सबसे ज़्यादा प्रबल शत्रु माना जाता था। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर जो है चैप्टर नंबर 10 उपनिवेशवाद और देहात। तो यहाँ पे प्रश्न है कि राजमहल की पहाड़ियों में मुख्यतः जो लोग रहते थे उन्हें कहा जाता था पहाड़िया और संथाल लोग, बी ऑप्शन पहाड़िया और भील लोग, सी ऑप्शन पहाड़िया और अंग्रेज लोग, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हमारा पार्ट है उसमें पहाड़िया और संथाल लोग हैं वो जो है यहाँ पर निवास करते थे पहाड़िया इलाके के अंदर। तो राजमहल की पहाड़ियाँ जो कि बंगाल का प्रदेश माना जाता है और ये आसपास के इलाके जो है वहाँ पे पहाड़ियाँ और संथाल लोग जो कि आदिवासी या जनजातियाँ रहा करती थी।
फिर एक कंपनी काल में अक्सर शक्तिशाली जमींदारों के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता था, कंपनी काल यानी जो है ब्रिटिश शासनकाल के दौरान जो शक्तिशाली जमींदार होते थे उनके लिए क्या, शक्तिशाली यानी बड़े बड़े शासक जैसे कह सकते हैं, उनके लिए क्या शब्द यूज़ किया जाता था। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन कोतवाल, बी ऑप्शन राजा, सी रैयत और डी जोतदार। तो कंपनी शासन के समय में बड़े जमींदारों को राजा के नाम से संबोधित किया जाता था, यानी उन्हें शासक माना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है कि 18वीं शताब्दी में बंगाल में नीलामी में कितने प्रतिशत से अधिक फर्जी बिक्री होती थी। तो बंगाल में सबसे ज़्यादा नीलामी के केस आए थे जब इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया था 1793 के अंतर्गत। तो ऐसे शासक है वो फर्जी बिक्रियां करवाते थे। तो यहाँ पे कितने केस आए थे पूछा गया है। तो ऑप्शन ए 95%, फिर 99%, सी 75% और फिर 39%। तो हमारा आंसर होगा 95% है जो है बिक्रियां वो फर्जी हुआ करती थी, क्योंकि शासक अपने एजेंटों से ही वो बिक्रियां करवा लेते थे या नीलामी ले लेते थे। फिर इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किए जाने के बाद कितने प्रतिशत से अधिक जमींदारियां हस्तांतरित कर दी गई थी। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए 75%, बी 95%, डी 5%, सॉरी सी 5% और डी है 45%। तो हमारा आंसर होगा जो है 75% जमींदारियां जो है वो हस्तांतरित कर दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चार्ल्स कॉर्नवालिस का जीवन काल माना जाता है, जिसने बंगाल में सबसे पहले 1793 के अंदर है इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया गया था। तो इसका समय काल माना गया है, जीवन काल है 18, पहला ऑप्शन दिया गया 1838 से 1905, फिर बी है 1738 से 1805, फिर सी है 1638 से 1705 और डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन होगा 1738 से 1805 का समय माना जाता है। ठीक है, शिकमी रैयत को बंगाल में जमीन कौन पट्टे पर देता था। तो ऑप्शन ए रैयत, बी कंपनी, सी जमींदार और डी इक्तेदार। तो हमारा आंसर होगा रैयत है वो जमीन जो है शिकमी रैयत को देते थे। शिकमी रैयत से तात्पर्य होता है जैसे पट्टे पे देना, बड़ा रैयत है वो किसी और को पट्टे पर दे देता था, तो उससे जमीन है वो जो है जोती जाती थी। फिर अमला किसके द्वारा भेजा गया अधिकारी होता था। तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा कि अमला कौन है। तो किसके द्वारा अधिकारी भेजा जाता था, दीवान, ए बी है जमींदार, सी कोतवाल, डी मनसबदार। तो यहाँ पर जो है जमींदार के माध्यम से जो अमला है वो भेजा जाता था। तो अमला जो वो होता था जो कि ये लगान वगैरह इकट्ठा करने का कार्य करते थे। प्राय जोतदार कहाँ रहते थे, गांव में, शहरों में, महानगरों में, कस्बों में। तो जोतदार मुख्य रूप से गांवों के अंदर ही रहा करते थे। फिर है महाराजा मेहताब चंद्र का जीवन काल माना जाता है। मेहताब चंद्र जो कि बंगाल के जो है वर्धमान के शासक माने जाते हैं। मेहताब चंद्र का जीवन काल समय पूछा गया, तो यहाँ ऑप्शन ए 1820 से 1879 है, फिर बी ऑप्शन में 1920 से 1939 है, फिर सी है 1720 से 1799 है और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा 1820 से 1800 जो है 80। ठीक है, नेक्स्ट, ब्रिटिश कंपनी द्वारा बंगाल में इस्तेमारी या स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था। तो ऑप्शन ए 1790, बी 1793, सी 1795 और 1801। तो हमारा ऑप्शन है वो 1793 के अंदर इस्तेमारी या स्थायी बंदोबस्त है वो लागू किया गया था। फिर किस विधि के अंतर्गत जमींदारों के द्वारा एक निश्चित तिथि पर लगान कंपनी को नहीं देने पर उनकी भूमि नीलाम कर दी जाती थी। तो जिसे सूर्यास्त विधि कहा जाता था। ऑप्शन हमारे अन्य भी दिए गए, सूर्योदय विधि, कार्लाइल विधि या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन है, राइट ऑप्शन है सूर्यास्त विधि, यानी लास्ट जो डेडलाइन कह सकते हैं या लास्ट दिन होता था जिस दिन सूर्यास्त होने के बाद उनकी जमींदारियां हैं वो अगर समय पर उन्होंने वो नहीं दिया है लगान, तो फिर उनकी जमींदारियां हैं वो नीलाम कर दी जाती थी। ऐसा उस समय जो है नियम बनाया हुआ था अंग्रेजों ने। कितने प्रतिशत भूमि पर स्थायी बंदोबस्त लागू था, 10%, बी 15%, 19%, डी जो है 29%। तो हमारा आंसर होगा 19% भूमि के ऊपर स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था। फिर जो है
स्थायी बंदोबस्त में भूमि का मालिक किसे बनाया गया था? तो यहाँ पर ए ऑप्शन राज्य, बी रैयत, सी जमींदार, डी दलाल। तो इसमें जमींदार को भूमि का मालिक है वो बनाया गया था। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त में आने वाले परिवर्तनों पर किसने पांचवी रिपोर्ट तैयार की थी? वॉटसन ने, सुलिवन ने, फर्मिगन ने या फिर मुनरो ने। ठीक है, तो बहुत सारे जो है यहाँ पे ये चारों अधिकारी है वो अंग्रेज है। और किसने पांचवी रिपोर्ट तैयार की थी? तो फर्मिगर थे जिन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार करने का श्रेय इनको जाता है। रेतवाड़ी व्यवस्था कितने प्रतिशत भूमि पर लागू की गई थी? तो ये ऑप्शन ए 31%, बी 41, सी 51 और 61। तो हमारा आंसर होगा 51% पर जो है रेतवाड़ी बंदोबस्त है वो व्यवस्था वो लागू की गई थी। फिर 11 चैप्टर नंबर विद्रोही और राज। और 1857 ईस्वी के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन दिया गया तात्या टोपे, बी मंगल पांडे, सी नाना साहब, डी बहादुर शाह। तो यहाँ पर सबसे पहले जो 1857 के विद्रोह में जो सबसे पहले जो शहीद हुआ था उसमें पहला व्यक्ति है मंगल पांडे जो था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण कौन सा था? तात्कालिक कारण यानी ऐसा कौन सी इमरजेंसी कारण अचानक से ऐसा पनपा जिसके कारण विद्रोह ने जो है विकराल रूप धारण कर लिया था? तो बहुत सारे कारण थे लेकिन तात्कालिक कारण पूछा गया तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया रिंग फेंस नीति, बी लेप्स का सिद्धांत, डी सी चर्बी वाले कारतूस और डी ईसाई धर्म का प्रचार। तो सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन था वो चर्बी वाले कारतूसों का आना, जिसे हिंदू और मुसलमान दोनों ही कहते थे कि उनके अनुसार कि इस चर्बी वाले कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी मिली होती थी। तो हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए ये धर्म भ्रष्ट करने वाला होता था, क्योंकि हिंदू गाय को जो है पवित्र मानते हैं और वहीं जो है इस्लाम धर्म को मानने वाले सूअर को निषिद्ध मानते हैं, उचित नहीं मानते। इसके कारण दोनों का धर्म भ्रष्ट होता था। इसलिए यही एक वजह थी कि सबसे पहले जो है तात्कालिक कारण के रूप में पूछा जाता है जिसमें ये विद्रोह भड़क गया था। फिर क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का कानपुर के में नेतृत्व किसने किया था? कानपुर से। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है तात्या टोपे, नाना साहब, बहादुर शाह और मंगल पांडे। तो यहाँ पे सीधा याद रखना है कानपुर के नाना साहब ने विद्रोह की बागडोर है वो संभाली थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सिपाहियों द्वारा किया गया पहला विद्रोह कौन सा था? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया अंग्रेजों व मीर कासिम के बीच युद्ध में किया गया विद्रोह 1764 का। फिर बी ऑप्शन है वेल्लोर विद्रोह, सी ऑप्शन है 1857 ईस्वी का विद्रोह और डी ऑप्शन है नील का विद्रोह। तो पहला विद्रोह है 1764 के अंतर्गत अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच युद्ध हुआ था, जिसे प्रथम विद्रोह माना गया था। ठीक है, तो ये वाला हमारा आंसर होगा। फिर है लखनऊ में अवध के चीफ कमिश्नर की स्वतंत्रता सेनानियों ने हत्या कर दी थी, उस कमिश्नर का क्या नाम था? ठीक है, हीरोज, विल्सन, हेनरी लॉरेंस या हेवलॉक। तो हमारा आंसर होगा हेनरी लॉरेंस। ठीक है, जिसकी हत्या हो गई थी। फिर अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया था? तो अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन दिया गया बेगम हजरत महल, फिर बी ऑप्शन है खान बहादुर खां, सी बहादुर शाह द्वितीय, सेकंड है था सॉरी लास्ट ऑप्शन है तात्या टोपे। तो हमारा ऑप्शन आगा राइट आंसर होगा बेगम हजरत महल, जिसमें अवध के नवाब थे शासक वाजिद अली शाह, उनकी बेगम थी बेगम हजरत महल। उसने बेगम ने जो है अवध की विद्रोह की कमान है वो संभाली थी। धुंधुपंत नाम था, तो ऑप्शन दिया जा रहा है तात्या टोपे का, बी मंगल पांडे का, नाना साहब का, रानी लक्ष्मीबाई का। तो यहाँ पे सीधा आपने पढ़ा होगा बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इसमें नाना साहब का नाम ही नाना धुंधुपंत नाम था। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था। तो ऑप्शन दिया गया 10 मई 1857, बी 14 मई 1857, सी 24 मई 1857 और डी 31 मई 1857। तो हमारा आंसर होगा 10 मई 1857 में मेरठ छावनी में सबसे पहले विद्रोह शुरू हो गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरठ से चले सिपाहियों का पहला जत्था लाल किले के फाटक पर जब पहुंचा, बहादुर शाह द्वितीय यानी जफर क्या कर रहे थे? नमाज पढ़कर शहरी खाकर उठे थे, पहला ऑप्शन, बी झरोखा दर्शन दे रहे थे, सी सो रहे थे, डी नृत्य और संगीत का प्रातःकाल की वेला में आनंद उठा रहे थे। तो उस समय जो है रमजान का महीना चल रहा था और बहादुर शाह जफर सेकंड जो थे वो नमाज पढ़कर शहरी खाकर उठे ही थे। फिर प्रश्न है कि विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर से क्या मांगा था? उनकी शक्तिशाली तोप, बी उनका आशीर्वाद, सी
उनका सारा खजाना। डी, कंपनी से संधि कर भारत पर मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना के लिए मराठों के आह्वान की घोषणा करना, तो उनका आशीर्वाद मांगा था और उन्होंने ये चाहा था कि बहादुर शाह जफर उनका साथ दें। ठीक है। फिरंगी किस भाषा का शब्द माना जाता है? फारसी, अरबी, उर्दू या संस्कृत भाषा का? तो फिरंगी है वो अंग्रेज़ों या यूरोपीय लोगों के लिए ये जो है अरबी लोगों ने इसे जो है सबसे पहले इसका वो किया था, इनका नाम दिया था और ये फारसी भाषा का शब्द है वो माना जाता है। फिर शाहमल कहाँ का रहने वाला था? शाहमल जो है एक बड़ा जमींदार था, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का। बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का। सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश के बड़ौद परगना का। और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, तो बड़ौद परगना का था। ये शामल काफ़ी बड़े ठिकाने का जागीरदार था, या ये जो है जाट जाति से जाट था और साथ में एक शासक जैसी स्थिति थी, यह राजा था। ठीक है। फिर 1857 के विद्रोह के दिनों में जो भविष्यवाणी की गई थी उसके अनुसार प्लासी की जंग के ठीक 100 साल बाद जिस स्थिति को पूरा होना था वह थी 13 जून 1857, 23 जून 1857, 3 जून 1857 या 30 जून 1857। तो प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 का समय माना जाता है। तो इसकी भविष्यवाणी किसी ने की थी कि जब है 23 जून 1857 को हमें स्वतंत्रता मिल जाएगी, तो ये डेट है वो 23 जून 1857 मानी गई है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। गिलास फल यानी चेरी, ये कथन अवध के बारे में किसने कहा था? लॉर्ड डलहौजी, बी वेलेजली, सी विलियम बेंटिक, डी रॉबर्ट क्लाइव ने। तो लॉर्ड वेलेजली जो कि चाहता था कि अवध के ऊपर उसका अधिकार हो जाए और वो अवध को चेरी फल के समान मानता था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको ध्यान रखना। लॉर्ड डलहौजी ने ये शब्द कहा था। बंगाल आर्मी की पौधशाला किसे कहा जाता है? हैदराबाद को, अवध को, झांसी को, कानपुर को। बंगाल आर्मी की पौधशाला जिसे कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो है अवध को माना जाता है, क्योंकि अधिकतर इस आर्मी के अंतर्गत जितने भी सैनिक वगैरह थे वो मोस्ट ऑफ जो है अवध से थे और इसी वजह से बंगाल आर्मी की पौधशाला अवध को माना जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैप्टर है जो है पाठ जो है 12 और औपनिवेशिक शहर। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय उपनिवेश एक शहर नहीं है? मद्रास, लंदन, मुंबई या उपरोक्त सभी? तो जो है भारतीय उपनिवेश नहीं है, तो लंदन इसका आंसर होगा। फिर है अखिल भारतीय जनगणना की शुरुआत मानी जाती है या कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अखिल भारतीय जनगणना की शुरुआत 1872, 1878, 1889 या उपरोक्त सभी? तो पहली शुरुआत है वो 1872 के अंतर्गत मानी जाती है। 1867 से 1872 का समय माना जाता है। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया? 1875, 1880, 1878 उपयुक्त सभी? तो 1878 के अंतर्गत सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित वैसे किस शहर को अंग्रेजों ने भारत का सरताज कहा था? कि निम्नलिखित में से, ठीक है, में से किस शहर को भारत का सरताज है? तो आपको ध्यान ही होगा सूरत, बम्बई, मद्रास उपयुक्त सभी? तो मुंबई ही ऐसा शहर है जिसे अंग्रेजों ने भारत का सरताज कहा था। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने शहरों की सुरक्षा के लिए क्या किया? यानी अंग्रेजों ने क्या किया? ऑप्शन दिए जा रहे हैं। चारागाह और खेतों को साफ किया, बी सिविल लाइन्स के नाम से नए शहर विकसित किए, ए और बी दोनों उपयुक्त सभी? तो दोनों ही आ जाएंगे। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन होगा ए और बी दोनों। मुंबई में पहली स्पिनिंग और वीविंग मिल की स्थापना कब हुई थी? 1857, 1851, 1951 1921 और इनमें से कोई नहीं, तो हमारा आंसर होगा 1857 के अंदर। मद्रास हार्बर का निर्माण पूरा कब हुआ था? तो ऑप्शन दिया गया 1818, 1890, 1881 या इनमें से कोई नहीं, तो हमारा ऑप्शन होगा 1881 में मद्रास हार्बर का निर्माण पूरा हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है की गई थी 1873, 1803, 1773 इनमें से सभी? तो ऑप्शन होगा हमारा 1873 में। दुभाष किसे कहा जाता है? तो ये दुभाष जो है, आप यहाँ पे इसको दुभाष कर सकते हैं
क्योंकि मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आता है दुभाष किसे कहा जाता है। तो दुभाष, भाष यानी भाषा, ठीक है, और दुभाषा यानी दो से अधिक भाषाओं का जानकार। तो दुभाष किसे कहा जाता है? स्थानीय भाषा व अंग्रेजी दोनों को जानने वाले, जिसके पास अत्यधिक संपत्ति होती थी, जो उच्च वर्ग के थे, समाज जिसकी हैसियत थी, उपयुक्त सभी। तो जो है इसमें स्थानीय भाषा व अंग्रेजी दोनों को जो जानने वाले होते थे उन्हें दुभाषी कहा जाता था या दुभाष कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंज से आप क्या समझते हैं? गंज यानी कि ग्रामीण गांव को गंज कहते थे, एक छोटे स्थायी बाजार को गंज कहा जाता था, सेना के लिए सामग्री को गंज कहा जाता था या उपयुक्त सभी। तो गंज है वो एक छोटे स्थायी बाजार को जो है गंज के नाम से जाना जाता था। फिर नेक्स्ट हमारा चैप्टर है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व करे थे गांधी जी और नेहरू जी। ऑप्शन बी शौकत अली और मोहम्मद अली, सी मोहम्मद अली जिन्ना, इनमें से कोई नहीं। तो खिलाफत आंदोलन, आपको ध्यान होगा, शौकत अली और मोहम्मद अली इसके प्रमुख नेता थे और यही खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। फिर एक काला विधेयक किसे कहा जाता है? विधेयक यानी कानून, काला कानून, ठीक है, किसे कहा जाता है? तो रोलेट एक्ट को कहा जाता है, बी इल्बर्ट बिल को कहा जाता है, सी शिक्षा बिल को, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको ध्यान ही है, काला कानून जो है रोलेट एक्ट को कहा जाता है, जिसे 1919 में अंग्रेजी व्यवस्था के अंतर्गत जो है भारतीयों के ऊपर लागू किया गया था। फिर स्वराज्य दल का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया मोहनदास करमचंद गांधी, चित्तरंजन दास, सी बाल गंगाधर तिलक, और डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें चित्तरंजन दास है वो स्वराज्य दल के संस्थापक माने जाते हैं। साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा विरोध क्यों किया गया था? तो इसमें ऑप्शन दिया गया कि आयोग में एक भी भारतीय सदस्य न होने के कारण, बी आयोग द्वारा अत्याचार करने के कारण, सी आयोग में अधिक सदस्य होने के कारण, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सीधा सा कि इसका जो बहिष्कार किया गया था कि आयोग में एक भी सदस्य वो भारतीय नहीं था। सुभाष चंद्र बोस किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए नागपुर, बी लाहौर, सी हरिपुरा, और डी जो है कलकत्ता। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने उसकी अध्यक्षता की थी। लाल कुर्ती का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी, बी अब्दुल गफार खां, सी पंडित नेहरू, और डी मौलाना आज़ाद ने। तो खान अब्दुल गफार खां, ठीक है, जिसे सीमांत गांधी या दूसरा गांधी कहा जाता है। फिर है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? तो ऑप्शन दिया गया पंडित रविन्द्रनाथ टैगोर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और सी है बाल गंगाधर तिलक, इनमें से कोई नहीं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा जो है शब्द है वो महात्मा गांधी के लिए जो है कहे थे। इनमें से कौन दलित राजनीति के प्रतीक बन गए? महात्मा गांधी, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी मोतीलाल नेहरू, और डी सरदार पटेल। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि दलित राजनीति के प्रतीक है वो बन गए थे। फिर मेरे शरीर पे लगी एक एक चोट ब्रिटिश राज्य के लिए ताबूत की कील साबित होगी। उक्त कथन किस राष्ट्रवादी नेता का? ए महात्मा गांधी, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी लाला लाजपत राय, और डी बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ पर लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरे शरीर पे लगी एक एक कील है वो ब्रिटिश राज्य के लिए ताबूत की कील है वो साबित होगी। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन दिया गया, ए फैजाबाद, बी लखनऊ, सी दिल्ली, डी सूरत। तो हमारा आंसर होगा फैजाबाद, ठीक है, जिसमें अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। फिर नेक्स्ट 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी मौलाना आज़ाद, डी सुभाष चंद्र बोस। तो लाहौर अधिवेशन 1929 का, इसमें लाहौर अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। भारत राष्ट्र का पिता किसे माना गया है? तो गोपाल कृष्ण गोखले को, राजा राम मोहन राय को, सी मोहनदास करमचंद गांधी को, और डी मदन मोहन मालवीय को। तो आपको पता ही है कि हमारे राष्ट्रपिता कौन है? तो हमारे राष्ट्रपिता है मोहनदास करमचंद गांधी को भारत का राष्ट्रपिता माना गया है। फिर है गांधी जी ने विख्यात
नमक यात्रा शुरू की थी, यानी वही दांडी यात्रा आपको याद रखना है। दांडी यात्रा या नमक यात्रा गांधी जी ने कब शुरू की थी? तो यहाँ ऑप्शन दिया गया ए मार्च 1930 में, मई 1930 में, मार्च 1932 में, मई 1934 में। तो सीधा आंसर है मार्च 1930 के अंतर्गत है गांधी जी ने जो है दांडी यात्रा वो शुरू की थी। मोहनदास करमचंद को महात्मा बनाया गया था या बनाया था किसने? पूर्वी अफ्रीका ने, पश्चिमी अफ्रीका ने, सी दक्षिणी अफ्रीका ने, डी उत्तरी अफ्रीका ने। तो मोहनदास करमचंद गांधी को या महात्मा गांधी को महात्मा जिसने बनाया था वो था दक्षिण अफ्रीका के निवासियों ने महात्मा गांधी को महात्मा बनाया था। फिर हमारा अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का कि महात्मा गांधी ने किसके विषय में निम्न शब्द कहे थे? और ये शब्द थे असफल हो रहे बैंक का उत्तर स्थितियाँ चेक, क्रिप्स प्रस्ताव पर, बी सीआर प्रस्ताव पर, डी वेवेल प्रस्ताव पर, सी वेवेल प्रस्ताव पर, डी कैबिनेट मिशन प्रस्ताव पर। तो हमारा आंसर होगा क्रिप्स प्रस्ताव पर महात्मा गांधी ने ये शब्द कहे थे। तो ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो और आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए जो है वैल्यूबल रहेगा या आपके लिए उपयोगी रहेगा। साथ में ही आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आप सभी को।